स्वागत है आप सबका मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आई.के. त्रिपाठी। आज हमें पढ़ना है साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट जब हम ये शब्द सुनते हैं, इस पे विचार करते हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है कि किसने दिया है ये सिद्धांत या थ्योरी, किसने दी है? तो उत्तर मिलता है अरस्तु ने। अरस्तु ने सरकार या राज्य के चक्रीय सिद्धांत को दिया। तो ये अरस्तु का दिया हुआ राज्य या सरकार का चक्रीय सिद्धांत समझने के लिए हमें संविधान को समझना होगा और संविधान को अरस्तु के दृष्टिकोण से समझना होगा। अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है? तो जब अरस्तु के अनुसार हम संविधान को समझ लेंगे तो साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट जो अरस्तु ने दी है उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो वास्तव में अरस्तु ने संविधान शब्द का जो प्रयोग किया है वो 3 अर्थों में किया है। वर्तमान समय में संविधान क्या है? नियमों और कार्य प्रणालियों का एक समूह जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। तो वर्तमान समय में संविधान का अर्थ है नियमों का एक संग्रह, कानूनों का एक संग्रह, ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चले या किसी देश की जनता शासित हो। लेकिन अरस्तु के अनुसार संविधान का अर्थ क्या है? अरस्तु ने संविधान के लिए, अरस्तु के अनुसार संविधान, अरस्तु ने संविधान के लिए पॉलिटिया शब्द का प्रयोग किया था और वो संविधान को 3 अर्थों में प्रयुक्त करता है। 3 अर्थों में वो प्रयुक्त कर रहा है। कौन कौन सा? पहला अर्थ होगा उसके अनुसार राज्य, राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा नियमों का संग्रह या नियमों का समूह। नियमों का संग्रह या नियमों का समूह। तो वास्तव में अरस्तु जब संविधान की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो राज्य की भी बात कर रहा है, वो सरकार की भी बात कर रहा है, वो नियमों के संग्रह की भी बात कर रहा है। अर्थात उसके अनुसार अगर वो राज्य शब्द का प्रयोग करना चाहता है तो उसके लिए भी संविधान का प्रयोग करेगा, सरकार के लिए भी संविधान का प्रयोग करेगा, नियमों के संग्रह को भी वह संविधान कहेगा। और वर्तमान में जो संविधान जिस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? नियमों का संग्रह। लेकिन अरस्तु ने इन तीनों अर्थों में संविधान शब्द का प्रयोग किया, अर्थात संविधान के लिए वो इन तीनों में से किसी के लिए भी संविधान शब्द का प्रयोग कर देगा। अब बात आती है जो अभी हमने कहा कि उसमें संविधान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? पॉलिटिया, पॉलिटिया का प्रयोग किया। वो है ग्रीक भाषा का शब्द पॉलिटिया का प्रयोग करता है संविधान के लिए। अर्थात वो जब पॉलिटिया कहता है तो उसका अर्थ इन तीनों में से कुछ भी निकल सकता है। अरस्तु कहता था कि वास्तव में शासनारूढ़ जन समूह ही संविधान है। अरस्तु क्या कहता था संविधान के लिए? शासनारूढ़ जन समूह ही संविधान है। अर्थात शासनारूढ़ जन समूह का मतलब क्या है? सरकार, सरकार ही संविधान है। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहता था शासनारूढ़ जन समूह ही संविधान है, ही संविधान कहता था शासनारूढ़ जन समूह ही संविधान है। इसका मतलब ये होता है कि जो जनसमूह सत्ता में है वही संविधान है। अर्थात संविधान का अर्थ क्या निकल रहा है? सरकार। लेकिन हमने आपको जैसे कि पहले बताया कि वो सरकार के अतिरिक्त राज्य और नियमों के संग्रह, इनके लिए भी वो संविधान शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि वास्तव में संविधान जो है ये संविधान के 2 अर्थ होते हैं, एक जीवन जीने का ढंग और दूसरा राजनीतिक पद प्राप्त करने का तरीका। वो क्या कहता है कि जो संविधान है उसके 2 अर्थ बताए। उसने कहा कि इसका एक अर्थ होता है जीवन जीने का ढंग कैसा है, अर्थात उस राज्य में
किस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। और जब ये बात वो कहता है तो उसका अर्थ यहाँ क्या होता है, संविधान से नियमों और कानूनों के संग्रह से होता है, क्योंकि जिस तरह के नियम और कानून होंगे उसी तरह से लोगों का जीवन संचालित होगा। तो कह रहा है कि वास्तव में संविधान का दो अर्थ निकलता है, एक जीवन जीने का ढंग और दूसरा राजनीतिक पद प्राप्त करने का तरीका। अरस्तु के अनुसार संविधान का अर्थ क्या है? अरस्तु के अनुसार संविधान का अर्थ क्या अर्थ है? इसके अनुसार संविधान का दो अर्थ बताता है। पहला अर्थ है जीवन जीने का ढंग। जीवन जीने का ढंग, जब वह जीवन जीने के ढंग के अर्थ में संविधान को लेता है तो यहाँ वह नियमों या कानूनों के संग्रह को संविधान मानता है। और दूसरा वह क्या कहता है, राजनीतिक पद, राजनीतिक पद प्राप्त करने का तरीका, राजनीतिक पद प्राप्त करने का तरीका। दो अर्थों में वह संविधान को ले रहा है यहाँ, राजनीतिक पद प्राप्त करने का तरीका। इस तरह से अरस्तु ने क्या कहा, वह कहता है कि जीवन जीने का ढंग भी संविधान है, अर्थात नियमों कानूनों का संग्रह भी संविधान है, और दूसरा राजनीतिक पद प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी संविधान है, अर्थात सरकार किस ढंग से बन रही है, लोकतंत्र है या कुलीन तंत्र है या राजतंत्र है, किस तरीके से राजनीतिक पद प्राप्त किए जा रहे हैं। अर्थात यहाँ वह राज्य और सरकार दोनों के अर्थ में संविधान को ले रहा है। और उसने क्या किया, उसने कहा कि वास्तव में संविधान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध संविधान और दूसरा होता है विकृत संविधान। शुद्ध संविधान का अर्थ क्या बता रहा है अरस्तु? वो कहता है शुद्ध संविधान का अर्थ होता है कि जहां पर शासक वर्ग जनता के हितों में कार्य करते हैं, वह शुद्ध संविधान। और विकृत संविधान का अर्थ बताता है अरस्तु, वो कहता है कि जहां शासक वर्ग जनता के हितों में कार्य नहीं करते बल्कि अपने हितों में कार्य करते हैं, वह विकृत संविधान। इसका मतलब क्या है, शुद्ध संविधान में विधि का शासन होगा, क्योंकि विधि का शासन है तो फिर जनता के हितों में कार्य होगा। और विकृत संविधान जो होगा वहां पर विधि का शासन नहीं होगा बल्कि वहां शासक की इच्छा के अनुसार शासन होने लगेगा और वह शासन भ्रष्ट होगा। और जो शुद्ध संविधान होगा वो शासन में लोकतंत्र भी होगा, स्वतंत्रता भी होगी, समानता भी होगी और जनता के हितों की पूर्ति भी होगी। तो उसने क्या कहा कि संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक शुद्ध संविधान और दूसरा विकृत संविधान। अरस्तु के अनुसार जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब अरस्तु के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। अरस्तु के अनुसार संविधान दो प्रकार विभाजित है, एक शुद्ध संविधान और दूसरा विकृत संविधान। और शुद्ध संविधान का अर्थ क्या है, जहां पर शासक वर्ग जनता के हितों में कार्य कर रहे हैं वो है शुद्ध संविधान। जहां शासक वर्ग जनता के हितों में कार्य करते हैं, ये है शुद्ध संविधान। अर्थात शासक वर्ग भ्रष्टाचार नहीं करते, शासक वर्ग अपने हितों की पूर्ति नहीं करते बल्कि जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं, ये कहलाता है शुद्ध संविधान। और विकृत संविधान क्या है, जहां शासक वर्ग जनता के हितों की अनदेखी करते हैं, जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। एक बात, दूसरी बात भ्रष्टाचार करते हैं।
और अपने हितों में कार्य करते हैं और स्वयं के हितों में कार्य करते हैं, स्वयं के हितों में कार्य करते हैं। ये कहलाएगा विकृत संविधान। अरस्तु के अनुसार इसे कहेंगे विकृत संविधान, जहां पर शासक वर्ग जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं, जनता की स्थिति क्या है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब इन्हीं के आधार पे अरस्तु ने क्या किया, उसने सरकार को या राज्य को 6 वर्गों में विभाजित किया। वो कहता है कि किसी शासन व्यवस्था में कितने लोग शासन कर रहे हैं उनकी संख्या, और वह संविधान, वहां की शासन व्यवस्था शुद्ध संविधान है या विकृत संविधान है, इसके आधार पर सरकार या राज्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। और ये वर्गीकरण उसने किया जो कि कुल 6 भागों में विभाजित है। हम उन 6 भागों को समझ लेंगे तो फिर हमें साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे इस पूरे लेक्चर का टॉपिक का शीर्षक है, वो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कैसे है और उसने किस तरह से ये साइक्लिक थ्योरी दी है सरकार की या राज्य की। तो वो क्या कहता है कि संविधान शुद्ध है या विकृत है, एक आधार ये बनता है, और दूसरा आधार ये बनता है कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसके आधार पर राज्यों का या सरकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है, और ये वर्गीकरण कुल 6 प्रकार में हो सकता है, अर्थात 6 भागों में हम इन सरकारों को विभाजित कर सकते हैं। आइए इसको समझ लें हम थोड़ा सा। अरस्तु पर जो हम अलग अलग वीडियो में आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये पूरा लेक्चर, सारे लेक्चर जब पूरे हो जाएंगे तो हम इसका नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा देंगे, जिस तरह की हमने पिछले लेक्चर्स में कराया है। तो सारे लेक्चर्स पूरे होने पर उसका आपको नोट्स पूरा इकट्ठा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, सरकारों का या राज्य का वर्गीकरण, राज्य या सरकार का वर्गीकरण, सरकार का वर्गीकरण किस तरह से विभाजित किया उसने। पहला भाग में क्या लिखा उसने, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले जगह, ठीक। दूसरे कॉलम में संविधान शुद्ध है या विकृत है, शुद्ध संविधान, शुद्ध संविधान का अर्थ क्या है, शासन जनता के हितों में चलाया जा रहा है। दूसरा विकृत संविधान, विकृत संविधान, ठीक। अब इसको तीन भागों में इधर भी बांट लें। उसने कुल 6 भागों में बताया है, इसका वर्गीकरण किया है। एक, अब क्या कहता है वो, शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो शुद्ध संविधान जो होगा वो कैसा होगा, राजतंत्र होगा, और जो विकृत संविधान होगा ये क्या होगा, निरंकुश तंत्र होगा। वो कहता है कि अगर शासन करने वाला व्यक्ति एक है तो अगर शासन जनता के हित में चल रहा है तो फिर वह होगा शुद्ध संविधान, और ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, राजतंत्र, इसे कहा जाएगा राजतंत्र। लेकिन अगर शासन करने वाला व्यक्ति एक ही है मगर शासन जनता के हितों में नहीं कार्य कर रहा है, बल्कि शासक वर्ग सिर्फ अपने हितों की पूर्ति कर रहा है, अर्थात भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जनता पीड़ित है, तो फिर ये संविधान का स्वरूप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र। उसने कहा कि शासन एक ही व्यक्ति का है, शासन एक से अधिक व्यक्तियों का नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के शासन होने के बाद भी क्या स्थिति है कि अगर जनता के हितों में कार्य हो रहा है तो वह शासन व्यवस्था कहलाएगी राजतंत्र, और अगर जनता के हितों में कार्य नहीं हो रहा है तो वो शासन व्यवस्था कहलाएगी निरंकुश तंत्र। अर्थात
राजतंत्र में जनता खुश है, खुशहाल है, उसके हितों की पूर्ति हो रही है, और निरंकुश तंत्र में जनता पीड़ित है, परेशान है, उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि शासक वर्ग पूरी तरह से स्वार्थी हो चुका है, सत्ता लोलुप हो चुका है, भ्रष्टाचारी हो चुका है। अब दूसरी बात उसने क्या कहा कि अगर शासन करने वाले व्यक्ति कुछ है, बहुत नहीं, बहुसंख्यक जनता का शासन नहीं है, कुछ लोगों का शासन है। दूसरी बात, कुछ लोगों का शासन, कुछ लोग, अर्थात इनकी संख्या सीमित है, कुछ लोगों का शासन, शासन करने वाले लोगों की संख्या सीमित है, बहुसंख्यक जनता का शासन नहीं है, कुछ लोगों का शासन है। तो वो कहता है कि ऐसी शासन व्यवस्था में अगर जनता के हित में कार्य हो रहा है, जनता के हित में शासन हो रहा है, अर्थात संविधान शुद्ध है, शुद्ध संविधान है, तो इसे कहा जाएगा कुलीन तंत्र, इसे कहा जाएगा कुलीन तंत्र। और अगर जनता के हितों में शासन नहीं हो रहा है तो शासन कुछ लोगों का ही है, लेकिन जनता के हित में वो लोग शासन नहीं कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा अल्पतंत्र। अल्प, इसका मतलब है कुलीन तंत्र शुद्ध संविधान का परिचायक है, शुद्ध संविधान का रूप है, और अल्पतंत्र विकृत संविधान का रूप है। इसमें जनता के हितों में कार्य होता है और इसमें जनता के हितों में कार्य नहीं होता। अब वह कहता है कि अगर अब शासन का एक तीसरा रूप क्या हो सकता है, जिसमें शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, बहुसंख्यक जनता का शासन हो सकता है। वो कहता है कि उस राज्य में रहने वाली बहुसंख्यक जनता का शासन है, तो वह वर्गीकरण कैसे होगा। वो कहता है कि अगर वह शासन जनता के हितों की पूर्ति कर रहा है तो इसे कहा जाएगा मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी, और अगर वह शासन जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर रहा है, अर्थात वह जनता, वहां पे जनता पीड़ित है, शासक वर्ग सिर्फ अपने हितों की पूर्ति कर रहा है, विधि के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो ये कहलाएगा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो उसने क्या कहा, बहुसंख्यक जनता का शासन, बहुसंख्यक जनता का शासन, बहुसंख्यक जनता का शासन। और अगर इसमें शासन या संविधान का रूप शुद्ध संविधान का है तो इसे क्या कहा जाएगा, मध्य वर्ग तंत्र, मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी, इसी को उसने कहा है पॉलिटी। और इसे उसने शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा है, अर्थात, लेकिन उसने सबसे प्राचीन रूप राजतंत्र को कहा है, और कहा है कि अच्छा शासन है, लेकिन सबसे अच्छा शासन वो कहता है मध्य वर्ग तंत्र है। और अगर शासन जनता के हित में चल रहा है तो ये मध्य वर्ग तंत्र है, लेकिन अगर शासन जनता के हित में नहीं चल रहा है, अर्थात वहां विकृत संविधान है, तो ये क्या है, लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी। अब आप ध्यान दीजिएगा, अरस्तु की जो शासन के या सरकार के प्रकार हैं, राज्य के प्रकार हैं, उसका अगर वर्तमान समय से आप तुलना करें कि वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो वह क्या होगी, मध्य वर्ग तंत्र। क्योंकि अरस्तु जिसको मध्य वर्ग तंत्र कहता है, वर्तमान समय में ये लोकतंत्र होता है, जिसको वह लोकतंत्र कहता है, ये लोकतंत्र नहीं है वर्तमान समय में, जिसे वह मध्य वर्ग तंत्र कहता है या पॉलिटी कहता है, वर्तमान समय के लिए यही लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक जनता का शासन होता है और शासन विधि के अनुसार होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। तो आपसे कभी प्रश्न बन सकता है कि अरस्तु ने जो सरकारों का वर्गीकरण किया या राज्य का वर्गीकरण किया, उसके अनुसार वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, उसके अनुसार जो शासन व्यवस्था है उसका नाम होगा मध्य वर्ग तंत्र, क्योंकि यही वर्तमान समय का लोकतंत्र है। और इसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की भावनाएं पाई जाती हैं इस शासन व्यवस्था में, और विधि का शासन होता है। और वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यही शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब वह क्या कहता है कि ये 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, ये चक्रीय रूप में परिवर्तित होती रहती हैं। इसी को उसने कहा है साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, इसी को उसने कहा साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। कैसे, उसने कहा ये 6 शासन व्यवस्थाएं स्थिर नहीं रहती, विश्व में ये सारी शासन व्यवस्थाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। क्यों परिवर्तित होती हैं, इस चीज को हमें समझना है आगे। तो आइए अब हम उसकी साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि उसने बताया कि किस तरह से विश्व की ये सभी शासन व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। अरस्तु कहता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम शासन व्यवस्था है राजतंत्र। वो कहता है विश्व में सबसे प्राचीनतम व्यवस्था है राजतंत्र। क्या उसने कहा? राजतंत्र। इससे उसने क्या कहा? प्राचीनतम शासन व्यवस्था। विश्व की प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीनतम शासन व्यवस्था। यहाँ पर जितनी जगह है हम उसको लिख दे रहे हैं और इसको और अधिक विस्तार से हम अपने नोट्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी चीजें हम इसको बोल के आपको बता दे रहे हैं। वह कहता है कि राजतंत्र जो है विश्व की प्राचीनतम शासन व्यवस्था है। उसने कहा कि इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है और वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति में सारी सत्ता निहित होती है। विधायी सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, न्यायिक सत्ता सब उसी में केंद्रित होती है, लेकिन वह जनता के हित में कार्य करता है, लोगों के हित में कार्य करता है। इस शासन व्यवस्था में लोगों के हित में कार्य होता है। यहाँ जनता के हित में कार्य होता है, जनता के हित में कार्य होता है। शासक जो होता है, राजा जो होता है, वो नैतिक और धार्मिक बंधनों से बंधा होता है। वो जनता के हित में कार्य करता है और जनता इस शासन व्यवस्था से बहुत ही खुश रहती है, बहुत ही प्रसन्न रहती है। उसके हितों की पूर्ति होती है। राज्य लोगों के जीवन के लिए सारी खुशियां इकट्ठी करता है, सारी खुशियां उपलब्ध कराता है। वो कहता है कि लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन होने लगता है। वह कहता है कि कुछ समय बाद में इसमें परिवर्तन होने लगता है। और परिवर्तन क्या होता है? शासक वर्ग जो है, राजा जो है, आगे चल के जो नए नए राजा आते हैं, क्योंकि राजा तो, राजतंत्र तो एक शासन व्यवस्था है, एक व्यक्ति उस पर शासन कर रहा है। अब वह शासक जो है, राजा जो है, जब उसकी मृत्यु होगी, पद से हट जाएगा, तो दूसरा राजा आएगा। दूसरा राजा भी हो सकता है जनता के हित में कार्य करे, फिर उसका उत्तराधिकारी तीसरा आएगा। इस तरह से समय बीतता जाता है। अरस्तु कहता है कि समय बीतने के साथ में शासक वर्ग स्वार्थी हो जाता है और वह अपने हितों की पूर्ति करने लगता है। और जब वह अपने हितों की पूर्ति करने लगता है तो शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। शुद्ध संविधान विकृत संविधान का रूप ले लेता है और जो शासन व्यवस्था आती है उसको कहा जाता है निरंकुश तंत्र। तो यहाँ पर अरस्तु क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि समय के साथ में शासक जो है, राजा है जो, वह वास्तव में स्वार्थी हो जाता है। कहता है समय बीतने के साथ शासक वर्ग स्वार्थी हो जाता है और अपने हितों की पूर्ति करने लगता है, स्वार्थी हो जाता है। और इस तरह से शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। और अब जो शासन व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? निरंकुश तंत्र। ये कहलाती है निरंकुश तंत्र। और इस निरंकुश तंत्र में क्या होता है? इसमें शासक अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। यहाँ पे शासक जो है या राजा जो है, शासक अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है, पूर्ति के लिए कार्य करता है। ठीक। और जब शासक अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करता है तो जनता परेशान होती है, पीड़ित होती है और वह शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा रखती है। और उसकी यह इच्छा पूरी कब होती है? जबकि समाज के कुछ प्रतिभाशाली लोग, योग्य लोग और ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षी हैं और जनता के हितों में
कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोग सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। अब स्थिति क्या आती है, यहां पर जनता पीड़ित है, जनता पीड़ित पीड़ित समय बीतने के साथ में क्या हो रहा है, जनता यहाँ पे पीड़ित है, और फिर समय बीतने के साथ फिर क्या होता है, महत्वाकांक्षी लोग और जनता के हितों को पूरा करने की इच्छा रखने वाले लोग शासन पर कब्जा कर लेते हैं, शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, और जनता उनको सहयोग देती है, जनता का उन्हें पूरी तरह से समर्थन होता है, और यह व्यवस्था क्या कहलाती है, कुलीन तंत्र। यह व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है किसमें, कुलीन तंत्र में। और कुलीन तंत्र में क्या स्थिति रहती है, जनता के हित में कार्य होता है, यहाँ पे जनता के हित में कार्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शुद्ध संविधान का रूप है, जनता के हित में कार्य होता है। और शासन अब क्या हो रहा है, शासन हो रहा है कुछ लोगों के एक समूह के द्वारा, जो बहुत ही योग्य हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, और जो जनता के हितों की पूर्ति करना चाहते हैं और महत्वाकांक्षी भी है, ऐसे लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा जो होती है वो समय के साथ साथ दूसरा रूप धारण करती जाती है, अर्थात समय जब बीतता जाता है तो कुछ समय बाद ये कुलीन तंत्र, अर्थात जिसमें कुछ लोग शासन कर रहे हैं, उन लोगों का समूह स्वार्थी होने लगता है, वो अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, और अपने हितों की जब वो पूर्ति करना चाहता है तो फिर क्या स्थिति आती है, शासन में फिर परिवर्तन होता है, शासन में फिर परिवर्तन हो जाता है, और शासन का स्वरूप परिवर्तित होकर अब कैसा हो जाता है, अब हो जाता है ये अल्पतंत्र में बदल जाता है। अर्थात शासन कुछ लोग ही कर रहे हैं, लेकिन ये शासन अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ना कि जनता के हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। शासक अपने हितों की पूर्ति, अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने लगता है, स्वयं के हितों की पूर्ति करता है, हितों की पूर्ति करने लगता है, और इस तरह से अब यह संविधान का विकृत रूप धारण कर लेता है, अल्पतंत्र आ जाता है। तो यहाँ स्थिति क्या दिखाई दे रही है, कुलीन तंत्र जो निरंकुश तंत्र में शासक वर्ग के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए अस्तित्व में आया था, अब ये कुलीन तंत्र खुद अपने बीच की खामियों कमियों के कारण या स्वार्थों के कारण अल्पतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, और वही लोग या उनके उत्तराधिकारी जो कि जनता के हितों की पूर्ति के लिए सत्ता में आए थे, अब वो अपने हितों की पूर्ति करने लगते हैं, और जब ऐसा करने लगते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, जनता बहुत अधिक पीड़ित होती है, बहुत असंतुष्ट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जनता विरोध और विद्रोह कर देती है, और फिर वह शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और अपने प्रतिनिधियों को चुन के उनके माध्यम से शासन करने लगती है, और इसे ही कहा जाता है पॉलिटी या मध्य वर्ग तंत्र। इसके बाद क्या स्थिति होती है, शासन या सत्ता, सत्ता जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देती है, चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप देती, और शासन का नया रूप अस्तित्व में आता है, ये क्या कहलाता है, मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी इसी को कहता है। इस पॉलिटी में क्या स्थिति रहती है, इसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के मूल्य होते हैं। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के मूल्य रहते हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर शासन सत्ता संचालित होती है, और शासक वर्ग जो होता है वो जनता से चुना जाता है, और वो जनता के हितों के लिए ही कार्य करता है, और इन मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इनके आधार पर कार्य किया जाता है, और उसका लक्ष्य केवल ये रहता है कि जनता के हितों में कार्य करना, स्वतंत्रता और समानता
के मूल्यों को पूरी तरह से स्थापित करना, समाज में समानता लाना। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये शासक वर्ग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं ये भी भ्रष्ट होने लगते हैं। उसने क्या कहा कि ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, इसको उसने सर्वोत्तम शासन प्रणाली कहा। क्यों कहा सर्वोत्तम शासन प्रणाली? क्योंकि इसमें बहुसंख्यक जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है, अर्थात लोकतंत्र इसमें विराजमान है। स्वतंत्रता और समानता के मूल्य इस समाज में पाए जाते हैं, अर्थात ये सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। लेकिन अरस्तु कहता है कि कोई भी शासन प्रणाली स्थिर नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि शासक वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है। तो कहता है कि शासक वर्ग में जो कमियां होती हैं, उनमें जो लालच और स्वार्थ की भावनाएं होती हैं, वो कुछ समय तक भले ही दबी रहें, लेकिन एक दो पीढ़ी के बाद में वो निकल के सामने आ जाती हैं। और शासक वर्ग जब अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाता है तो जनता या आम लोग उस शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ मध्य वर्ग तंत्र है, ये बहुत ही अच्छा शासन है, लेकिन इस मध्य वर्ग तंत्र में भी कुछ खामियां उत्पन्न हो जाती हैं और शासक वर्ग जो है वो भले ही जनता के द्वारा चुना जाए लेकिन वह भ्रष्ट हो जाता है, तो शासन व्यवस्था फिर परिवर्तित हो जाती है। वो कहता है परिवर्तित होकर जो शासन व्यवस्था आती है ये कहलाती है लोकतंत्र। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र जो होता है ये वास्तव में जनता का ही शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन ये प्रतिनिधि बहुत ही स्वार्थी, लालची, सत्ता लोलुप होते हैं। ये केवल अपने हितों में कार्य करते हैं, जनता के हितों में कार्य नहीं करते। वो कहता है यहाँ पर इस व्यवस्था में जनता या आम लोग, जनता पीड़ित हो जाती है, और जब ये पीड़ित हो जाती है तो फिर क्या स्थिति आती है? लोगों के बीच में से कोई ऐसा बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्ति निकलता है जो कि शासन पर नियंत्रण कर लेता है, सत्ता पर नियंत्रण कर लेता है। और सत्ता पर नियंत्रण करने का उद्देश्य उसका जनता पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करना होता है, जनता के हित में कार्य करना होता है। तो इस तरह से फिर शासन में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन फिर आएगा, और कोई एक ऐसा राजा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही साहसी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, और वह जनता के हितों में कार्य करना चाहता है। वो सत्ता पर कब्जा कर लेता है और वह शासन के नए रूप अर्थात राजतंत्र की नींव रखता है, जो कि शुद्ध संविधान का परिचायक है। और अरस्तु कहता है कि इस तरह से राजतंत्र फिर अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन अरस्तु ने कहा कि ये पूरी व्यवस्था यहीं नहीं रुक जाती है, ये फिर निरंतर आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि इसी राजतंत्र में जो जनता के हितों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है, इसमें भी समय बीतने के साथ में कुछ कमियां आ जाती हैं, कुछ खामियां आ जाती हैं, और आगे चलकर आने वाले शासक या राजा अपने हितों की पूर्ति करने लगते हैं, और फिर वो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और फिर निरंकुश तंत्र कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र अल्पतंत्र, अल्पतंत्र मध्य वर्ग तंत्र, फिर ये लोकतंत्र, फिर राजतंत्र, और पूरी की पूरी शासन व्यवस्था इसी तरह से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। उसने कहा विश्व की सारी शासन व्यवस्थाएं या राज्य इसी तरह से परिवर्तित होते रहे। इन्हीं 6 प्रकारों में सारी शासन व्यवस्थाएं, सरकार के सभी रूप निरंतर बदलते रहे, ना कोई कभी स्थिर रहा है और ना स्थिर रह सकता है। इसी को अरस्तु का साइक्लिक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इससे आपको परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे विस्तार से समझा दिया है, और नोट्स में हम इसको यहाँ पे जगह की जितनी जगह थी उतना हमने यहाँ लिख दिया है, और बाकी और विस्तार से हम आपको अपने नोट्स में सारी चीजें लिख देंगे। जिन्होंने हमारे पेड बैच को ज्वाइन किया है, हमारे बैच को परचेज कर लिया है, उनको अगले नोट्स उनको मिल जाएंगे। पिछला नोट्स तो हमने टेलीग्राम पे सभी के लिए उपलब्ध करा दिया था, लेकिन अरस्तु से ये सारे नोट्स प्राइवेट रहेंगे और ये केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने हमारे बैच को परचेज किया है। तो अगर आप अपनी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और नेट परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे बैचेस के बारे में आपको विस्तार से जानकारी अगर चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे
आप कॉल करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दें और आप हमारे बैच को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें।